बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। इरम बेटी, वापसी पर बाल समेट कर बांध लेना, जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। नसीमा ने इरम को तंबीह की, जो तैयार होकर अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल रही थी। जी अम्मी जान, बांध लूंगी। इरम हंसती मुस्कुराती ईरज और समिया के साथ गेट क्रॉस कर गई। यार, यहाँ कितना सुकून है। ये इलाका और ख़ास तौर पर ये गली उन तीनों की पसंदीदा थी। उस इलाके के बाद एक सड़क थी जिसके पार उनका कॉलेज था। इरम ने हस्बे मामूल सीधे हाथ पर बने गुलाबी बंगले को हसरत से देखा। यहाँ बड़े बड़े बंगले थे और ये बंगला तो इरम का पसंदीदा तरीन था। वो तामीराती नमूना था, मगर सुनसान रहा करता था। मालूम नहीं लोग इतने खूबसूरत घर बनाकर खाली क्यों छोड़ देते हैं, इरम ने सोचा। आज उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, लिहाजा तीनों खूब बन ठन कर इसमें जा रही थी। इरम की शख्सियत का खूबसूरत तरीन हिस्सा उसके बेपनाह घने चमकीले सिल्की कमर से नीचे आते बाल थे। जो भी देखता देखता ही रह जाता। तीनों कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच गई थी। यार, बहुत थक गए आज तो, ईरज ने थके थके लहजे में कहा। तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि तमाम सेगमेंट्स में हिस्सा लो? गाना भी गाना है, ड्रामा भी करना है, समिया ने उसे चिढ़ाया। तो क्या तुम दोनों डफर्स की तरह सिर्फ बैठकर तालियां बजाती रहती? हे हेलो, इरम ने उसके सामने हाथ हिलाया। अगर ऑडियंस ना हो तो तुम लोगों को कौन सराहेगा? हाँ ये तो है, समिया ने हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, मगरिब हो रही है। ईरज ने फिक्रमंदी से आसमान की तरफ देखा। यार, मुझे कोई क्लिप या बैंड तो देना। इरम ने बालों को समेटने की नाकाम कोशिश की। यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ईरज ने अपने बैग में झांका। मैंने तो आज ये कैचर ही लगाया है। समिया ने भी मायूसी से सर हिलाया। एक काम करो, दुपट्टा खूब अच्छे से ढक कर ओढ़ लो। इरम ने अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ना चाहा, मगर एक तो दुपट्टा भी रेशमी था और उसके बाल भी बेपनाह सिल्की, सो दुपट्टा फिसल फिसल जा रहा था। ओफो, क्या मुसीबत है, वो झुंझला उठी। हाय, ऐसे तो ना कहो। ईरज ने निहायत हसरत से उसके बालों को देखा। वो अब रोड क्रॉस करके अपने एरिया में दाखिल हो रही थी। गली में आते हुए बेख्तियार इरम की नजर उस गुलाबी बंगले पर पड़ी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। दूर दराज की मसाजिद से अजान की आवाजें आना शुरू हो गई थी। तभी हवा से इरम का दुपट्टा फिसल कर सर से ढलक गया। इरम ने दुपट्टा थाम कर एहतियात से उसे अपने कांधों पर फैलाया। उसके बालों से उमड़ती शैम्पू की खुशबू फिजा में फैली। समिया ने हरासा होकर सुनसान गली को देखा। इरम बेनियाजी से बालों को समेट कर दुपट्टा ओढ़ रही थी। ओफो इरम, जैसे भी हो दुपट्टा लपेट लो यार, मगरिब का वक्त है, वरना कोई जिन चिमट जाएगा। ईरज ने डरपोक सी समिया का मजाक उड़ाया। वैसे यार, क्या वाकई जिन होते हैं? छोड़ो ना ईरज, इरम ने डरी सहमी समिया को देखा। तभी गुलाबी बंगले में यकदम रोशनी सी हुई। वो तीनों बातें करती गली से आगे निकल चुकी थी। गुलाबी बंगले के बिल्कुल सामने मिसेस वहाब का बंगला था। वहाब साहब के इंतकाल के बाद वो वहां रह रही थी। 2 बेटियां थी जो कि ब्याही जा चुकी थी। उनके साथ उनकी छोटी बहन थी, जिनको उनके शौहर ने बांझ होने की बिना पर तलाक दे दी थी। तब से वो मिसेस वहाब के साथ रिहाइश पजीर थी। सना देखो, लगता है ये बंगला भी आबाद हो रहा है। मिसेस वहाब ने टेरेस से सामने नजर आते बंगले को देखा। मजदूर सामान उतार रहे थे। हाँ अपी, काफी मालदार लोग लगते हैं। सामान तो काफी महंगा और इम्पोर्टेड लग रहा है। सना ने ग्रिल से झांका। चलो अच्छा है, शाम में या फिर कल किसी वक्त मिलने चलेंगे। आपी, एक तो आप बहुत शौकीन हैं लोगों से मिलने की, मैं तो नहीं जाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मिसेस वहाब ने बेनियाजी से सामने पड़ा अखबार उठाया। सना, ये कुछ अजीब से लोग हैं। मिसेस वहाब ने पानी का ग्लास मुंह से लगाया। तो इसमें नया क्या है आपी? ये जितने अमीर लोग होते हैं ना, ये अजीब ही होते हैं। अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। मैं गई तो सारी खवातीन हैं, बस एक उधेड़ उम्र साहब जो देखते ही मुंह बनाते सीढ़ियां चढ़ गए। एक मेरी उम्र की साहिबा और 3 काफी खूबसूरत बल्कि गैर मामूली खूबसूरत लड़कियां, जिन्होंने ना तो सलाम दुआ की और
نہ ہی ڈھنگ سے بات، بس بے نیازی سے مجھے دیکھتی ادھر ادھر ہو گئی۔ وہ خاتون بھی ملی تو کافی روکھے سے انداز میں بھی بس ہائے ہیلو کر کے چلی آئی۔ میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ نہیں جاؤں گی، اچھا کیا جو نہیں گئی، فضول میں اپنی بے عزتی کرواتی۔ مسز وہاب نے اس کی تائید کی۔ سنا جب معمولاً ٹیرس پر لگے پودوں کو پانی دیے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا پسندیدہ گانا گنگنا رہی تھی، تبھی زوردار آواز میں گیٹ کھلنے اور بند ہونے پر سنا نے چونک کر سامنے گلابی بنگلے کو دیکھا۔ ایک بے حد لمبا چوڑا سا نوجوان غصے میں گیٹ سے باہر نکلا۔ سنا نے مبہوت ہو کر اس بے پناہ حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جو مشکل 25-26 سال کا لگ رہا تھا۔ چوڑا ماتھا، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، ستواں سناک اور خوبصورت دہانہ، اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چمکیلے بال ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ حسن اور خوبصورتی کی مثال تھا۔ وہ باہر نکل کر سامنے کھڑی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، تبھی اندر سے ایک گھبرائی ہوئی نازک سی لڑکی باہر آئی۔ وہ یقیناً اس کی بہن ہوگی، کیونکہ خوبصورتی میں وہ اپنے بھائی سے کسی طور کم نہ تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بھائی سے کچھ بات کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیازی سے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لڑکے کو اشارے سے اندر آنے کو کہا، جبکہ وہ لڑکی عورت کے باہر آتے ہی اندر چلی گئی۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر وہ عورت قدرے اونچی آواز میں بولی، فوراً اندر چلے آؤ، تمہاری وجہ سے بہت کچھ بدل چکا ہے، اب نئی ضد مت کرو، آپ اندر جائیں امی اور بابا کو سمجھائیں۔ وہ لڑکا ہٹ درمی سے بولا، میں نے جو چاہا ہمیشہ حاصل کیا ہے، اب میں یہیں رہنا چاہتا ہوں بس۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا۔ اس عورت نے دور جاتے لڑکے کو دیکھا اور پھر ایک دم ہی سر اٹھا کر قدرے آگے جھکی سنا کو گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے اس عورت کی نگاہوں میں کیا پراسراریت تھی کہ سنا کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ یکدم ہی پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اس دوران وہ عورت اندر جا چکی تھی۔ اچھا، تو ان کا ایک بیٹا بھی ہے؟ مسز وہاب نے سنا کی ساری بات سن کر کہا، جی آپی، اور اتنا حسین نوجوان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، عجیب سی خوبصورتی ہے ان سب میں، جیسے چاند اور سورج دونوں کا امتزاج ہو۔ دور سے دیکھو تو چاند سی روشنی اور ٹھنڈک، اور قریب جاؤ تو سورج سی تپش۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، ارے کتنا سناٹا بھی رہتا ہے ان کے گھر میں، جیسے روحوں کا بسیرا ہو۔ سنا نے بات آگے بڑھائی، نہیں، یہ بات نہیں ہے سنا، دراصل حالات سب کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کل کا کیسا دور ہے، کون دوست کون دشمن کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایسے میں ان لوگوں کا بے حد محتاط رہنا کچھ عجیب تو نہیں، اور اتنے حسین و جمیل بچوں کو سنبھال رکھنا، خاص کر جوان خوبصورت بچیاں بھی آزمائش بن جایا کرتی ہیں۔ ہاں، بات تو آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی، سنا نے جواب دیا۔ کالج سے آتے ہوئے ارم کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح بڑی وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم نے جھٹ نظر جھکائی تھی، حالانکہ دل تو چاہا کہ وہ پھر اس کو نظر بھر کے دیکھے۔ یار، یہ ہے کون؟ یہاں کا تو نہیں لگتا۔ سمیہ نے سرگوشی کی۔ ہاں، دیکھ تو صحیح، ہر لڑکی کی نظر اس پر ہی رہتی ہے، مگر یہ تو بس۔ یہ کہہ کر ایرج ہنس پڑی۔ شاید پٹھان ہے جو بھی اتنا خوبصورت ہے، سمیہ نے قیاس آرائی کی۔ ارم خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے سے یہ نوجوان ان کے کالج سے کچھ آگے کھڑا رہتا اور نہایت محویت سے ارم کو تکتا رہتا۔ اسی دوران اس نے نہ تو اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کچھ نازیبا حرکات، بس یکٹک اسے دیکھے جاتا۔ حیرت ناک بات یہ بھی تھی کہ وہ ان کے پیچھے بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات ارم کو الجھن میں ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے حلیے سے تو وہ کافی امیر گھرانے کا چشم و چراغ نظر آتا ہے، چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ وہ اپنی سحر زدہ سی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھے چلا جا رہا تھا۔ ارم کو حیرت تھی کہ وہ بلا شبہ پرکشش لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی، مگر ایسی حسین نہ تھی کہ ایک بے انتہا خوبرو لڑکا اسے یوں دیکھ کر بے ہوش اور بدحواس اور بیگانہ ہو جائے، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باتیں کرتی گلی میں داخل ہو گئی۔ یار، لگتا ہے یہاں لوگ آ گئے ہیں۔ ارم نے گلابی بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ تو تمہیں کیا لگا یہ تمہارا ہے؟ ایرج نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس بنگلے کے قریب ہی پہنچی تھی، تبھی دروازہ کھول کر وہی لڑکا نکل آیا۔ ادھر ہم رہتے ہیں۔ وہ براہ راست ارم سے مخاطب ہوا۔ اس کے یوں مخاطب کیے جانے پر وہ تینوں ہی حواس باختہ ہو گئیں۔ ہمیں اس سے کیا؟
समिया ने कदरे बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा। आपको इससे कुछ हो ना हो, मगर इन्हें तो फर्क पड़ता है ना। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ इरम को देखते हुए बोला। इरम बौखला गई। चलो ईरज। समिया वो उन्हें घसीटती हुई आगे बढ़ी। आपको फर्क पड़ता है ना? वो इरम के सामने आ खड़ा हुआ। क्या मतलब है आपका? वो जैसे सहरजदा सी होकर बोली। अजीब सी कशिश थी उस लड़के में, दिल बेअख्तियार ही उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मेरा नाम रबीत है, और आपका? वो जैसे उसकी पहली बात को नज़रअंदाज कर गया। इरम न चाहते हुए भी अपना नाम उसके लबों से अदा करने लगी। वो उसी सुकून से उसे देखे जा रहा था। चलो अब के ईरज ने उसे घसीटा। आराम से। रबीत ने ईरज को टोका। मैं अभी अपने साथ ले जाने का इरादा भी नहीं रखता, ये मेरी अमानत है, ज़रा ख्याल कीजिएगा। उसका लबो लहजा भी बिलाशुबा उसकी तरह खूबसूरत और मुतासिर कुन था। इरम का दिल गोया धड़क धड़क कर बाहर निकल रहा था। अजीब सा कुछ था। कदम आगे बढ़ने को थे, जबकि दिल उसके सामने ठहर जाने पर बाजिद था। वो अचानक ही पलटकर अंदर चला गया और जैसे सब कुछ फिर से चल पड़ा। कितना अजीब है ये, समिया ने उन दोनों को मुखातिब किया। अच्छा, तो ये मौसूफ रहते हैं यहाँ? खाना निकालती इरम ने खुद से कहा। वैसे उस खूबसूरत घर के मकीनों को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए था। रबीत नाम तो काफ़ी प्यारा है। वो मुस्कुराई। मगर वो मुझसे चाहता क्या है? कहीं वो महज फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, जैसा कि आजकल वो अपने इर्द गिर्द लड़कों की बेवफाई के किस्से सुनती रहती है। वो बहुत मोहतात रहा करती थी, मगर रबीत के वजूद में न जाने कैसी कशिश थी कि वो खुद ब खुद उसकी तरफ खींची जा रही थी। दिलो दिमाग की जंग उसे थका रही थी। अब अगर उसने मुझसे बात करने या फ्री होने की कोशिश की तो मैं डांट दूंगी। कुछ भी हो, मैं खुद को दूसरी लड़कियों के सफ में नहीं लाना चाहती, हरगिज़ नहीं। वो खुद से हम कलाम थी। अमीर है, खूबसूरत है, इसे भला लड़कियों की क्या कमी? ज़रूर मुझसे टाइम पास करना चाहता है वो। खाना सेट करते हुए वो खुद अपसेट थी। सुबह देर से खुली तो पापा उसे कॉलेज ड्रॉप करते हुए ऑफिस निकल गए। कॉलेज में समिया और ईरज को ना पाकर उसका मूड मजीद खराब हो चुका था। अब अकेले ही घर जाना पड़ेगा। वो उलझन में घिर गई। रास्ता नहीं, उसे रबीत की मौजूदगी डरा रही थी। अब तो वो इससे भी बात कर चुका था। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। वो सारा वक्त उन्हीं उल्टी सीधी सोचों में गुम रही। कॉलेज से बाहर निकलते ही रबीत की मखसूस जगह उसकी नज़र पड़ी। जगह खाली थी। एक गहरा सांस लेकर उसने कदम आगे बढ़ाया। दिल एकदम ही उदास हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो खुद से लड़ती आगे बढ़ रही थी, तभी उसे किसी के साथ होने का एहसास हुआ। या खुदा, वो चौंक पड़ी। रबीत उसका हम कदम था। क्या बात है इरम, क्यों मुझसे भागना चाहती हैं आप? मैंने ये कब कहा? वो बौखलाई। इरम, वो उसको संजीदगी से देखता हुआ बोला। यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं। मालूम नहीं कैसे मैं आपकी जुल्फों का असीर हो गया। मैं खुद लाचार हूँ, तो आपको क्या नुकसान पहुँचाऊँगा? वो धीमे धीमे उससे बात कर रहा था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो यकदम मुस्कुरा दिया। मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जी, सिर्फ बाल? वो बेसाख्ता बोली। नहीं, आपके। रबीत के चमकदार दांत नुमाया हो गए। आप सरतपा मुझे बेहद पसंद हैं। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ इरम। मोहब्बत करने वाले यूं राह चलते मोहब्बत को बदनाम नहीं करते। इरम ने उसे गोया जांचना चाहा। तो क्या चाहती हैं आप? वो बेकरारी से बोला। मैं खुद को बदनाम नहीं करना चाहती। यूं रास्ते में बात करना, रास्ता रोक लेना कुछ अच्छी बात नहीं। क्या आप मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहेंगी? मुझसे शादी करेंगी? वो साफ गोया हुआ। ये बात बड़ों के करने की है, हमारे करने की नहीं, उसने दो टोक लहजे में कहा। अब वो गली में दाखिल हो चुके थे। तो ठीक है, आप अपने बड़ों से बात कर लीजिए, मैं अपने बड़ों को आप तक पहुंचने में देर नहीं लगाऊंगा। रबीत ने संजीदगी से बात मुकम्मल की और इससे पहले कदम बढ़ाकर गुलाबी बंगले में दाखिल हो गया। अजीब और नहायत अजीब तरीन इंसान है, वो खुद से बड़बड़ाई। सना, जरा देखो इस लड़की को, लगता है हवा सही नहीं। कब से देख रही हूँ, वहां रोड के पार खड़ी हुई न जाने खुद से क्या बातें किए जा रही है, और अब यहाँ तक न जाने किससे बातें किए जा रही है। मिसेस वहाब ने इरम को मशकूक निगाहों से देखा। ओ हो आपी, ये आजकल की बच्चियां ऐसी ही हैं, खुद में उलझी रहती हैं बस, और कुछ नहीं। क्या पता कोई परेशानी हो। हाँ, वैसे ये दो लड़कियों के साथ आ जाया करती थी, आज अकेली है। जी,
सना ने सुनी अनसुनी करते हुए जवाब दिया। समिया और ईरज निहायत हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम लोग ऐसा रिएक्ट कर रही हो? इरम ने झुंझला कर उन्हें देखा। यानी वो मिस्टर यूनिवर्स तुम्हें प्रपोज कर चुका है? ईरज ने दोबारा पूछा। पहले मैंने लातीनी जबान इस्तेमाल की थी क्या? इरम फाड़ खाने वाली लहजे में बोली। मगर यार, वो लोग कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी तो जान लेना जरूरी है। आजकल लोग शरीफों के मोहल्ले में जाकर आबाद हो जाते हैं और शादियों के नाम पर कारोबार करते हैं, लड़कियों को बेचने का। समिया ने काफी गहरी बात कर दी। वो तीनों सोच में पड़ गईं। मगर यार, ये भी तो देखो, उसने मुझे परेशान नहीं किया, ना ही आजकल के लफंगे लड़कों सा रवैया इख्तियार किया, यहाँ तक कि मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर भी नहीं मांगा। अरे ये भी लोगों के फंसाने के तरीके हुआ करते हैं। समिया भी दूर की कौड़ी ढूंढ लाई थी। तो फिर क्या करूं मैं? इरम ने झुंझला कर पूछा। अभी जरा सब्र करो, 2-4 दिन देखते हैं क्या होता है। ईरज ने परेशान होती इरम को तसल्ली दी। और बाय द वे, ये तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने इरम को धक्का देकर कहा। आई फील के मुझे रबीत अच्छा लगने लगा है। वो बेबसी से उंगलियां चटखाते हुए बोली। अच्छा, तो ये मामला है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो दोनों एक साथ बोली। जवाबन इरम मुस्कुरा दी। ये नहीं हो सकता रबीत, वो औरत निहायत गुस्से के आलम में बोली। हम अपने कबीले की नाराजगी मोल लेकर यहाँ आ बसे कि तुम्हारा दिल उस लड़की पर आ गया, मगर मत भूलो कि तुम्हारे बाबा इंसानों में रहना पसंद नहीं करते। तुम हमारे अकलौते बेटे हो, लिहाजा तुम्हारी जिद ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मगर तुम अपने वादे पर कायम रहो। तुम सिर्फ उसे देखना चाहते थे, उससे मिलना और बात करना चाहते थे। अब ये शादी का क्या सिलसिला ले बैठे? जानते हो, ये रस्म अब मौकूफ कर दी गई है। कौम जिन्नात इंसानों में शादी ब्याह नहीं कर सकते। हम यहाँ ज्यादा अरसा क़याम भी नहीं कर सकते। तुमको अपने खानदान का ख्याल करना चाहिए। मैं मजबूर हूँ अम्मी, अपने दिल के हाथों। मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हूँ, आप ये जान लीजिए। जानता हूँ बाबा जान मुझसे नाराज है, मगर मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। तो क्या हमें छोड़ दोगे? रबीत का बाप अचानक ही नमूदार होकर चिल्लाया। हाँ, शायद मैं ये भी कर गुजरूं। रबीत ने उनके गुस्से को एक पल में नजरअंदाज कर दिया। तीनों लड़कियां निहायत खामोशी और परेशानी से ये मामला देख रही थी। मोहब्बत ने अब इरम के दामन दिल को भी सुलगा दिया था। वो रबीत की पुरफुसूं शख्सियत में गिरफ्तार हो गई थी। रबीत का साथ कॉलेज से लेकर गुलाबी बंगले तक होता। वो खामोशी से इरम को देखता रहता, ये कभी कभार उसके साथ चलते चलते बातें कर लिया करता। ये ज्यादातर समिया और ईरज की गैर मौजूदगी में होता। इरम कभी कभी उसके ना समझ आने वाले रवैये से परेशान भी हो जाती, मगर फिर उसके रवैये को उसकी फितरत का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया करती। आज इरम की बर्थडे थी। हस्बे मामूल कॉलेज में दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन हुई। वापसी में समिया और ईरज उसे तंग करती चली आ रही थी। रबीत ने क्या दिया है बताओ ना? सच्ची, मैंने उसे ना तो अपनी बर्थडे के मुतालिक कुछ बताया है और ना ही हम ज्यादा मिलते हैं, बस हल्की फुल्की सी बातचीत हुआ करती है। अच्छा, ईरज ने अच्छा को काफी लंबा घसीटा। तभी फिजा में गुलाबों की महक फैली। सालगिरह मुबारक इरम। रबीत ने पीछे से आकर उन तीनों को चौंका दिया। अरे आप? रबीत को देखकर इरम के चेहरे पर रंग बिखर गए। रबीत के हाथों में ताजा गुलाबों का बुके था। ये आपके लिए है, और ये भी। उसने एक मखमली डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? इरम हैरानी से बोली। आपकी बर्थडे का तोहफा, प्लीज ले लो। मगर मैं ये नहीं ले सकती। इरम शशुपंच का शिकार थी। तभी ईरज ने उसे टोका। इरम ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीजें थाम ली। बहुत शुक्रिया इरम। रबीत ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और तेज तेज कदमों से आगे निकल गया। घर पहुंचकर इरम ने मखमली डिबिया निहायत एहतियात से बैग से बाहर निकाली और उसे खोलते ही उसकी आंखें खीरा हो गईं। 2 निहायत बेश कीमत जड़ाऊ कंगन थे जो अपनी कीमत आप बता रहे थे। आज से उन लोगों के पेपर्स स्टार्ट हो रहे थे। यार हैरत है, इतना महंगा तोहफा। ईरज हैरान थी, जबकि समिया मुतमईन। इसमें हैरानी की क्या बात है? रबीत वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो इतना महंगा तोहफा अफोर्ड कर सकता है, तभी तो दिया है। मगर यार, ये मेरी सोच से भी कहीं आगे है। ईरज बदस्तूर फिक्रमंद थी। ओहो यार, तुम्हें हमेशा टेंशन ही रहती है। छोड़ो ये सब, सोचो पेपर का क्या होगा या पेपर कैसा आएगा।
इरम, तुम्हारी तैयारी कैसी है? हाँ यार, अच्छी है, बस दुआ है कि पेपर अच्छा हो जाए। उनका सेंटर दूसरे कॉलेज में था, रूम्स भी अलहदा अलहदा थे। इरम पेपर देने के बाद बाहर लॉन में उन लोगों का इंतजार कर रही थी। तभी नौजवान दो खूबसूरत लड़कियां उसकी तरफ चली आ रही थी। हेलो, आप कैसी हैं? वो निहायत अपनायत से बोली। मैं ठीक हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जवाबन दूसरी लड़की मुस्कुराई। पहचान भी नहीं सकती क्योंकि हम पहले कभी आपसे मिले ही नहीं। हम आपको जानते हैं। अच्छा, वो कैसे? इरम बदस्तूर हैरान थी। हम रबीत की बहनें हैं। क्या? इरम ने कदरे हैरानी से उन्हें देखा। जी, और रबीत के जरिए हमने आपसे मुतल्लिक बहुत कुछ जाना है। मगर क्या आप जानती हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग कौन हैं? उन दोनों की शक्ल शुबाहत काफी हद तक रबीत सी थी, मगर लहजे की पुरस्रारियत इरम को खौफजदा कर रही थी। डरिए मत, वो हमदर्दी से इरम को गोया तसल्ली देते हुए बोली। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या आप हमें थोड़ा टाइम दे पाएंगी? ना चाहते हुए भी इरम का सर इकरार में हिला था। ठीक है, बात करने के लिए ये जगह मुनासिब है। क्या आप यहीं बैठकर बात करना चाहती हैं? मगर कल तो मेरा ऑफ है। इरम शशोपंज में मुब्तला हुई। जी, जब ही हमने कहा, आज तो आपकी दोस्त साथ हैं, कल यहीं सुबह मिलते हैं, वो आ रही हैं। उनमें से एक जो हुली और लहजे से बड़ी नजर आ रही थी, इरम की तवज्जो बरामदे की तरफ मबजूल की, जहां से ईरज और समिया चली आ रही थी। ओके, इरम ने पलटकर उन दोनों को देखना चाहा, मगर वो हैरान रह गई, वो दोनों कहीं नहीं थी। इरम दूसरे दिन पेपर की तैयारी में कॉलेज के लेक्चरर से मदद का बहाना बनाकर घर से चली आई, मगर दिल में धड़का भी था कि कहीं ईरज और समिया घर न चली जाएं, जिन्हें वो नासाजी तबीयत का कहकर टाल गई थी। वो तेज तेज कदम से स्टॉप की तरफ चल पड़ी। आज साइंस ग्रुप का पेपर था। बस में सवार होने से कॉलेज तक पहुंचने तक उसका दिमाग मुख्तलिफ बातों में उलझा रहा। कहीं रबीत फ्रॉड तो नहीं, कहीं वो बुरी आदत और अतवार का मालिक तो नहीं। मगर इन सारे दिनों में रबीत के अंदाज से कहीं भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ था। तो आखिर रबीत की बहनें उससे क्या बात करना चाहती हैं? कहीं रबीत की फैमिली रबीत के इस कदर झुकाव से नाराज तो नहीं? बिलाशुबा इरम का घराना भी खाता पीता काफ़ी इज्जतदार घराना था, मगर रबीत का रख रखाव, शान और शौकत, हर चीज़ अमारात की चुगली खाती थी। कहीं रबीत किसी और से अटैच तो नहीं? हजारहा सोचें उसके दिमाग में मुंतशिर थीं। इन्हीं सब सोचों के जवाब के लिए रबीत की बहनों से मिलना बहुत ज़रूरी था, लिहाजा वो उनसे मिलने को चल दी। कॉलेज में दाखिल होते ही इरम की नज़र सामने बेंच पर पड़ी, जहां वो दोनों मौजूद थीं और इरम को आते देखकर खड़ी हो गई थीं। इरम धीमे कदमों से चलती हुई इनके करीब जा पहुंची। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। जवाब निस्बतन बड़ी दिखाई देने वाली लड़की की तरफ से आया था। चलो वहां बैठते हैं। उसने निस्बतन एक सुनसान गोशे की तरफ इशारा किया। चलें। इरम उधर ही चल दी। कुछ देर तीनों के दरमियान खामोशी रही, फिर जो लड़की पहले भी बात कर रही थी उसी ने गुफ्तगू का आगाज किया। मेरा नाम हबाता है और ये रियात। मैं रबीत से छोटी हूँ और ये हम दोनों से छोटी है। तुम यकीनन बहुत कुछ सोच रही होगी। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या रबीत ने तुम्हें अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है, किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है? नहीं, इरम ने जवाब दिया। हम दोनों में भी इतनी तफसीली बातचीत नहीं हुई है फिलहाल, और बात जा पहुंची है एक हो जाने की। रियात ने उसकी बात काटी। मुझे बात करने दो रियात। हबाता ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। इरम, उसमें कोई शक नहीं कि रबीत तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में कहीं खोट या धोखा नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, और इसमें तुम दोनों खास तौर पर तुम्हारी भलाई है। रबीत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ जिद करके मनवाया है, मगर अब जो बात वो कह रहा है इस पर अमल करना ना हमारे बस में है, ना ही हमारे बड़ों के इख्तियार में। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं? इरम कदरे रिंधी हुई आवाज में बोली। ये बात नहीं है इरम। हबाता ने कदरे नरम लहजे में उससे बात की। तुम बहुत अच्छी हो, जभी तो रबीत इस हद तक तुम्हारे ऊपर पागल हो चुका है, मगर अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, और ना ही जानना तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम किसी भी तरह रबीत को मना कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी बात ही मानेगा। मगर मैं भी रबीत के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम ये जानकर भी उसके साथ रहना चाहोगी कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक जिनज़ादा है, रियात ने कदरे गुस्से से उसे कहा। इरम ने निहायत वहशत से उसे देखा। हाँ, हम कौम अजना से ताल्लुक़ रखते हैं, और रबीत ने तुम्हें एक शाम देखा था और उसके बाद से वो तुम्हारा आशिक हो गया। कबीला छोड़ा,
بڑوں کی ناراضگی مول لی اور ہم سب کو ساتھ لیے انسانی روپ میں یہاں رہنے لگا کہ اس کی محبت بہت شدید تھی۔ اسے صرف ایک شرط پر آنے کی اجازت ملی تھی کہ وہ کبھی بھی تمہیں اپنانے کی بات نہیں کرے گا۔ ربیت نے حامی بھر لی تھی۔ ہم صرف کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے تھے، مگر اب ربیت بضد ہے مستقل انسانی روپ میں تمہارے ساتھ یہاں رہنے کو۔ ریات نے ایک سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نہیں مانتی یہ سب۔ مجھے معلوم ہے کمزور لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ جن بھوتوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ارم نے قدرے تلخی سے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے ربیت پسند ہے۔ اگر تم دونوں اس کے بجائے کچھ اور کہانی گھڑ کر لاتی تو شاید میں یقین کر لیتی۔ خیر، تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ ریات نے قدرے درشت لہجے میں کہا۔ تو یہ لو۔ ایک جھٹکا ارم کو لگا۔ ارے بیٹا، کب سے آواز دے رہی ہوں؟ شام ہونے کو ہے اور تم ہو کہ سوئی جا رہی ہو۔ ارم کی آنکھ امی کی پرشفیق آواز پر کھلی۔ اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ وہ اپنے بیڈ پر تھی۔ اتنی تھکی ہوئی آئی کہ بنا کچھ کھائے پیے ہی چپ چاپ کمرے میں آ کر پڑ گئی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر نہیں اٹھایا کہ بہت تھک گئی ہوگی، مگر بیٹا اب اٹھ جاؤ، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ امی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارم سر تھامے تھامے نڈھال سی اٹھ بیٹھی۔ یہ خواب تو ہرگز نہیں تھا، مگر یہ کیسی حقیقت تھی جس کو ماننے کو دل و دماغ راضی نہ تھے۔ ربیت سے نہ جانے کب اس کے دل کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارم بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر یہ سب باتیں اس کے ہوش و حواس کو گنوانے کے لیے کافی تھی۔ تبھی کمرے میں خوشبو سی بھر گئی۔ ارم نے خوفزدہ ہو کر خوشبو کا محور تلاش کرنا چاہا۔ سامنے حباتا کھڑی تھی۔ ارم، ہمارا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا، ہم تمہیں وہ حقیقت بتا دینا چاہتے تھے جو کہ ربیت نے تم سے چھپائی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ قبیلے کے سردار نے ربیت پر شرط عائد کی تھی کہ وہ زبردستی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تم حامی نہ بھرو۔ اب تم چاہو تو ربیت کو اپنا سکتی ہو، مگر سوچ لینا یہ ایک انہونی ہوگی، کیونکہ انسان اور جن یہ رشتہ جوڑ کر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے حباتا غائب ہو گئی تھی۔ ارم کے حواس اب مکمل طور پر جواب دے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا اسے کچھ علم نہ تھا۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی اور بخار کے بعد کہیں جا کے اب ارم کی حالت میں بہتری آئی تھی۔ ایرج اور سمیہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس کے بے حد پیاری دوست کی یہ حالت کر دی تھی؟ امی اور پاپا علیحدہ پریشان تھے۔ ڈاکٹرز نے بے ہوشی کا سبب ہائی ٹیمپریچر بتایا تھا۔ ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر امی شکرانے کے نوافل ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ پاپا ڈاکٹر کو بلانے بھاگے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر ارم کا چیک اپ کیا۔ بخار تو اتر چکا ہے، مگر کمزوری بہت زیادہ ہے۔ ابھی 1 دن اور انہیں ہاسپٹلائز رہنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، پاپا نے سر ہلایا۔ مگر کل تو میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا سکوں گی نا ڈاکٹر صاحب؟ جی جی ضرور، وہ خوش دلی سے مسکرائے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ پاپا، ارم نے پاس بیٹھتے پاپا کے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ وہ نرمی سے اس کے سر کو سہلانے لگے۔ کچھ نہیں پاپا، شاید بہت سٹریس لے لیا تھا میں نے، ارم نے دھیمے سے جواب دیا۔ اوکے پاپا کی جان، وہ دھیرے سے ہنستی ہے، مگر اب کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ہار مان لینا بزدلی ہے۔ کیا کیا سمجھانے بیٹھ گئے ہیں میری بیٹی کو؟ امی ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے پاس آ گئیں۔ ہماری بیٹی نہ صرف بہادر ہے بلکہ مضبوط بھی ہے۔ انہوں نے ارم کے ماتھے کو چوما اور پھونک ماری۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی نامعلوم احساس کے تحت ارم کی آنکھ کھل گئی۔ امی سامنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ ارم، ایک آواز اس کے عقب سے آئی اور ایک سایہ سا اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ کون ہو تم؟ ارم نے اپنی چڑھتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ربیت۔ سایہ اب ربیت کے سراپے میں ڈھل گیا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے ارم کہ حباتا اور ریات تمہارے پاس آئی تھی۔ میں یہ سب تمہیں چاہ کر بھی نہیں بتا پایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اس کے بعد تمہیں کھو دوں گا۔ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ انسانی قالب میں ڈھل کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ارم کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارم کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ جس شخص کو پیار کرنے لگی تھی وہ تو… کچھ بولو ارم، ربیت دھیمے لہجے میں گڑ گڑا رہا تھا۔ میں تمہاری خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ میری محبت کو اپنا لو۔ یہ سب کر کے تم انسان تو نہیں بن جاؤ گے نا؟ ارم قدرے دھیمے مگر مضبوط آواز میں بولی۔ ربیت،
मोहब्बत में झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो सच क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया मुझसे? ठीक है, हमारी शादी नहीं हो पाती, हम अलहदा हो जाते, मगर मेरी मोहब्बत मेरे दिल में जिंदा तो रहती। मगर तुम्हारे मुतालिक मुझे तुम्हारी बहनों के जरिए पता चला। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम एक हों। रबीत ने उसकी बात काटी। नहीं रबीत, वो तुमसे मोहब्बत करती हैं, तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहती हैं। जब भी उन्होंने हकीकत मुझे बताई, तुम और मैं दो अलहदा दुनियाओं के बासी हैं। हम कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी साया नहीं रह सकते। ये मेरा भी फैसला है, और ये भी जान लो कि हमारा साथ किसी तौर नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुमको वापस जाना होगा अपनी दुनिया में। ये कहकर इरम ने रबीत की तरफ से मुंह मोड़ लिया। ठीक है इरम, तुमने मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी है, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। रबीत की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। इरम का तकिया आंसुओं से भीग गया। अरे ये क्या? मिसेस वहाब ने हैरत से गुलाबी बंगले को देखा। ये लोग कब चले गए भाई? लो, इतनी मुश्किलों से तो बंगला आबाद हुआ था। चलो अच्छा है आपी, अजीब से लोग थे। सना की निगाहों में पुराने लम्हात लहराए। मगर आपी, क्या खाली मकानों में वाकई जिन्नात का बसेरा हो जाता है? उसने मिसेस वहाब से पूछा। सुना तो यही है, मगर मुझे इन बातों पर इतना यकीन नहीं है। मिसेस वहाब गुलाबी बंगले को देखते हुए बेनियाजी से बोली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।